आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 13.1 और उसमें हमने 14 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें लिख रखा है एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासे को फेंकना, एक पासे को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि हम लिखते हैं सैंपल स्पेस, उसमें कितने अवयव होंगे? 6 होंगे, 1 से लेकर 6 तक। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज, अब 3 का गुणज क्या होता है? एक तो 3 का गुणज 3 खुद होता है और इसके अलावा 3 का गुणज क्या होता है? 6। तो 3 का गुणज अगर आता है तो पासे को पुनः फेंकना है। ठीक है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो सिक्के को उछालना है। तो पहले हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक पासे पर ध्यान से देखो, यदि पासे पर 3 का गुणज आता है तो पुनः पासे को फेंकने पर बने कुल परिणाम, और वो बनेंगे, देखिए 3 का गुणज 3 होता है तो इसके साथ में 1 आ सकता है। भाई पहले पासे पे तो 3 आया है पर दूसरे पर तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा 3 के साथ 2, इसी प्रकार सभी हो जाएंगे। 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। अब दूसरी बात यह है कि 3 का गुणज 6 भी होता है तो इसमें साथ में 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 और इसी प्रकार सभी 6 के साथ लास्ट में 6। ये हो गया। दूसरा इसमें ये लिखा है तथा 3 के गुणज के अलावा, मतलब 3 के अलावा कौन से बच गए? 3 के गुणज के अलावा तथा जो 3 के गुणज नहीं है, 3 के गुणज नहीं हो तो सिक्के को उछालना है। एक सिक्का उछालने से बने कुल परिणाम। तो सिंपल बात यह है कि जब 3 का गुणज नहीं है तो देखिए 1 है, 1 वो 3 का गुणज नहीं है। अब इसके साथ सिक्के पर जो हेड है वो आ सकता है, 1 के साथ टेल आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के साथ हेड आ सकता है और 2 के साथ टेल आ सकता है। इसी प्रकार 3 तो ऊपर लिख दिया। 4 देखो 3 का गुणज नहीं है तो 4 के साथ हेड आ सकता है और 4 के साथ टेल आ सकता है। 5 भी 3 का गुणज नहीं है तो 5 के साथ हेड आ सकता है और 5 के साथ टेल आ सकता है। और 6 3 का गुणज है तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें वही आएंगे जो 3 के गुणज नहीं है। लिख रखा है 3 का गुणज नहीं है तो 1 2 और 4 और 5 ये 3 के गुणज नहीं है और ये आने पर हमें सिक्का उछालना है तो एक बार हेड आएगा और एक बार टेल, सभी के साथ। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से सैंपल स्पेस लिखूँ तो आपको पता है सैंपल स्पेस में सभी अवयव लिखे जाते हैं। तो 3,1 इन दोनों को मिलाकर लिखना है, फिर 3,2, फिर 3,3, इसी प्रकार 3,4, 3,5 और 3,6। फिर नेक्स्ट इसमें 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये तो हो गया पहला। दूसरे में 1 के साथ हेड आएगा, 1 के साथ टेल आएगा, इसी प्रकार 2 के साथ हेड, फिर 2 के साथ टेल और फिर 4 के साथ हेड और 4 के साथ टेल और 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। ये हो गए कंप्लीट सर, ये अपना सैंपल स्पेस आ गया। अब इसमें आगे देखिए क्या पूछा है। 2 घटनाएं दे रखी है, उन 2 घटनाओं में पहले ये लिखा हुआ है
कि घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो जो घटना हमें दे रखी है उस घटना को हम f लिखते हैं। जो घटना हमें दी हुई होती है उसको हम क्या लिखते हैं, f। देखिए अब ज़रूरत पड़ने वाली है हमें घटनाओं को मानने की, तो थोड़ी बोर्ड पे ज़रूरत पड़ रही है। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। एक घटना को, जो हमें घटना ज्ञात होती है उसे हम f मानते हैं हमेशा। तो जो घटना ज्ञात है वो है न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। तो ध्यान से देखना, f अगर घटना को लिखते हैं न्यूनतम एक पासे पर 3, बताइए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ देखो 3 वाले सभी लिखेंगे, तो इसमें भी देखो 3 है, इसके अलावा यहाँ कोई 3 नहीं है, तो जिसमें 3 है वो लिखने। तो 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 भी है, 3 के साथ 3 भी है, इसी प्रकार 3 के साथ 4 है, 3 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है, और 3 के फिर 6 के साथ 3 भी है, बस इतना ही है। एक बार फिर देख लो, ये देखो 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन सभी में 3 है, फिर इसमें 3 है। तो इसने बोला है कि न्यूनतम एक पासे पर 3 आना चाहिए, तो सभी 3 वाले लिख लिए मैंने, ये हो गया f। नंबर ऑफ एलिमेंट इन f कितने हैं, तो f में जो अवयव है उनकी संख्या पूछी है, तो ये 6 और 1 7 अवयव है। अगर मैं यहाँ से प्रायिकता भी निकालूँ f की, तो वो आएगी 7 बटे, और इसमें कितने अवयव है टोटल, तो ये देखिए इसमें 12 अवयव है, और इसमें कितने हैं, तो इसमें आएंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कितने अवयव है टोटल, 20 अवयव है। तो सिंपल स्पेस में टोटल अवयव कितने हैं, 20 है। तो f की प्रायिकता कितनी आएगी, 7 बटे 20, क्योंकि 7 f में कितने हैं, 7। इसी प्रकार आगे लिख रखा है इसने, दूसरी जो घटना है उसको हम क्या मानेंगे, e मानेंगे, जो हमें ज्ञात करनी है। तो सिक्के पर पट प्रकट होना, दूसरी घटना को मैं यहाँ लिख देता हूँ, e मानते हैं हम उसे, सिक्के पर पट प्रकट होना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिक्के पर अगर पट प्रकट होना इसने बोला है, तो पट का मतलब होता है टेल, तो इसमें जो भी टेल है ना वो लिखने हैं। तो 1 के साथ टेल आएगा, इसी प्रकार 2 के साथ टेल आएगा, फिर 4 के साथ टेल आएगा, और 5 के साथ भी टेल आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, ई जो एक घटना है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना आएगा, 4 है, कितना है, 4। तो अब ध्यान से देखो, हमें यह देखना है, अब इसकी प्रायिकता की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि जब घटना घटित एक हो जाती है, एक हमें करवानी है, तो उसमें दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन आप निकालते हो, तो ध्यान से देखो, इसने ये बोला है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए इसमें सभी में 3 3 है, पर इसमें कोई 3 नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में कोई अवयव नहीं है, इंटरसेक्शन में एक भी अवयव नहीं है, तो ये फाई आएगा। अब अगर इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन, अगर एफ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके अवयव भी नहीं है, तो इसकी प्रायिकता आएगी 0/20, इसका मतलब कितना आएगा, 0। तो फाइनली अब हमें करना क्या है, ये आपको पता है कि पी ई बटे एफ निकालना है। अब ये है क्या, ये कौन सा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये है जब घटना f घटित हो चुकी है तो e के घटित होने की प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला होता है p e इंटरसेक्शन f, और बटे में आता है p ऑफ f। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, 0, और f की कितनी है, f की है 7/20, तो उत्तर तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, p e बटे f। तो फाइनली अपना आ गया आंसर। तो घटना e के घटित होने की प्रायिकता, जब घटना f हमें पहले से ज्ञात हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 16, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे हम 16 के। सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 16 और 17। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो होगा प्रायिकता का गुणन नियम। तो इसमें देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पी ए, आपको घटना ए की प्रायिकता दे रखी है 1/2, फिर पी बी लिखा है और उसकी प्रायिकता है 0।
आपसे ये पूछा है पी ए इंटरसेक्शन सॉरी ए बटा बी, ये पूछा है, ये क्या होगा? तो मुझे ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में होता है पी ऑफ बी, ये होगा। अब मुझे तो इस बी की प्रायिकता 0 है, तो ऊपर मैं लिखूंगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में कितना आएगा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा अनंत। अब अनंत आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पी ए बटा बी है ना, ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि आंसर इसका कितना आ रहा है? अनंत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है ए और बी दो घटनाएं हैं, इस प्रकार है कि ए और बी दो घटनाओं के लिए पी ए बटा बी और बराबर है पी बी बटा ए, ठीक है। और ये 0 भी नहीं है, इन दोनों का जो मान है वो 0 नहीं है, तो ये बराबर है। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में होता है पी ऑफ बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में होगा पी ऑफ ए। जो भाग में होता है ना वो भाग में आता है, उसकी प्रायिकता भाग में आती है, तो ये दोनों सेम है, कट गए, तो यहाँ से आएगा पी ऑफ बी और बराबर आएगा पी ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ घटना ए और बी दोनों की प्रायिकता क्या आएगी? बराबर, बस इतना ही है। तो ये थी अब हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे प्रायिकता का जो गुणन नियम है उसकी, और साथ में बात करेंगे स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो, ये आप ऐसे कॉपी कर लेना वीडियो को बीच में पॉज करके। अभी हम बात करेंगे प्रायिकता का जो गुणन नियम है उसके। तो ध्यान से देखो, अगर दो घटनाएं हैं, माना दो घटनाएं, पहले मैं टॉपिक की बात करता हूं। टॉपिक अपना है ये प्रायिकता का गुणन नियम। माना दो घटनाएं ए और बी मान लेते हैं, ए तथा बी, ए तथा बी। तो इनके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं पी ए बटा बी। इसका मतलब ये है घटना ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आएगा पी ऑफ बी, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ये लिखूँगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जो भाग में लिखा है इसको गुणा में भेजते हैं, तो ये आएगा पी ऑफ बी। ध्यान से देख लेना, पी ऑफ बी इसके गुणा में आ गया और ये आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये संख्या इसके गुणा में चली गई, इसे हम बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं है, जब घटना बी घटित हो चुकी है, सॉरी बी घटित करवानी हमें और ए घटित हो चुकी है, इसका उल्टा लिख रहे हैं हम, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी और भाग में आएगा इस बार पी ऑफ ए आएगा, भाग में ए है तो ए आएगा। अब यहाँ से मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, तो ये जो भाग में इसको हम यहाँ गुणा में भेज देंगे, तो पी ऑफ ए और इसके इंटू में क्या आएगा? पी ऑफ बी अपॉन ए। तो ये है समीकरण नंबर 2। यहाँ से एक चीज़ देखना, इन दोनों में ये देखो सेम है, दोनों समीकरण में इनके LHS पार्ट सेम है, तो मैं लिखूँगा समीकरण 1 व 2 से। तो P ऑफ, ध्यान से देखो, ये दोनों पार्ट अगर सेम है तो इनके राइट पार्ट भी क्या होंगे? सेम। तो P ऑफ, इसमें लिखा हुआ है B और ये इंटू में P ऑफ A अपॉन B, और ये बराबर आएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन A। तो ये जो आया अभी हमारे पास फाइनल ये कॉन्सेप्ट, ये है प्रायिकता का गुणन नियम। अब ध्यान से देखना, अगर यदि A व B स्वतंत्र घटनाएं, इसके बारे में बताऊंगा, स्वतंत्र घटनाएं है। स्वतंत्र घटनाओं में ध्यान से देखना, स्वतंत्र घटनाएं वे होती है जिनसे अगर A की प्रायिकता अगर हम निकालते हैं तो ये प्रायिकता निकाल ली, और फिर B की प्रायिकता निकालते हैं
तो अगर इसकी प्रायिकता इससे प्रभावित नहीं होती है, ए घटना के घटित होने से अगर बी की प्रायिकता प्रभावित नहीं होती है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, स्वतंत्र घटना है। अपवर्जी थोड़ा अलग है, अपवर्जी में ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये फाई होना चाहिए। इसमें बात घटना की होती है, लेकिन इसमें बात प्रायिकता की होती है। इसमें पी ए है ना, ये अगर मैं करवा रहा हूँ तो पी बी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या पी बी घटित करवाते हैं तो पी ए पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है स्वतंत्र घटना। तो स्वतंत्र घटना में ध्यान से देखना, स्वतंत्र घटना में इसके सामने ये भी लिखना चाहिए हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके सामने ये भी लिखना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये साथ में तीनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो तीनों को मैं साथ बराबर लिख सकता हूँ, ये साथ में है इसके। ध्यान से देखो, अभी मैंने लिखा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको लिखा क्या मैंने, पी ऑफ बी, और इनटू में है पी ऑफ ए बटे बी। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्वतंत्र घटनाएं है ना, तो ये पी ऑफ ए बटे बी है ना, ये हमेशा पी ऑफ ए के बराबर ही होता है। ध्यान से देखना एक बात, ये बी घटना से ये प्रभावित ही नहीं हो रहा है ए, तो पी ऑफ ए और पी ऑफ ए बटा बी एक ही बात है। इसी प्रकार पी ऑफ बी और बटा में अगर ए है तो सामने पी ऑफ बी आएगा। पर ये ध्यान से देख लेना, ये कब आएगा, जब ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ये स्वतंत्र नहीं है तो फॉर्मूला यही रहेगा, अगर स्वतंत्र है तो फिर फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ बी है। अभी मैंने बोला है कि अगर ए और बी स्वतंत्र है तो ये पी ए बटा बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए। तो यहाँ क्या लिखूंगा, पी ऑफ ए आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होगा जो अभी सेकंड मैंने लिखा है। ध्यान से देख लेना, अगर ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन ये होगी कि उन दोनों के प्रायिकताओं को क्या करना है, सीधा सीधा गुणा। और टॉपिक का नाम भी यही है, प्रायिकता का गुणन नियम। तो इसमें देखिए, एक घटना की प्रायिकता, ये दूसरी घटना की प्रायिकता, और इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। तभी हम इसे बोलते हैं कि दो घटनाओं की प्रायिकताओं का गुणन, और ये इसके बराबर होगा। पर ये कब होगा, जब ए और बी क्या होंगे, वो होने चाहिए स्वतंत्र। इसमें घटना ज़्यादा भी हो सकती है, 3-4 घटना भी हो सकती है, तो सभी का गुणा ही करना है। पी ए बी सी कितनी घटना हो बोले, तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कितने भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये होगा केवल और केवल एक ही कंडीशन में, जब ये स्वतंत्र घटनाएं हो। तो ये था थ्योरी का पार्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 13.2 एक्सरसाइज की, ठीक है। तो चलिए उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये जो प्रायिकता है ए इंटरसेक्शन बी की, ये बराबर होनी चाहिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, बस ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज है 13.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और ये एक्सरसाइज है 13.2। इसमें ये लिख रखा है पी ऑफ ए, पी ऑफ ए दिया हुआ आपको 3/5। फिर लिख रखा है पी ऑफ बी, घटना बी की भी प्रायिकता दे रखी है 1/5। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। आगे लिख रखा है तथा ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक बात बताओ, अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपसे पूछा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछा है, अभी किया हमने। मुझे बताओ, यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है दोनों घटनाओं का प्रायिकताओं का गुणनफल। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो प्रायिकता ए घटना की कितनी है, 1/5 है, और बी की है 3/5। तो इसका आंसर आएगा 3/25 पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वो क्वेश्चन होगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये लिखा हुआ है 52 पत्तों की एक गड्डी में से, तो आपको पता है जो प्ले कार्ड होते हैं उनमें कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 होते हैं।
फिर आगे लिखा हुआ है उनमें से एक पत्ता बिना प्रतिस्थापन के निकालना। आपको बिना प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक बार आपने एक पत्ता निकाल लिया, वो वापस नहीं रखना है। अगर मान लीजिए 52 पत्ते हैं तो एक पत्ता निकाल लेंगे तो फिर कितने बचेंगे? 51। 52 नहीं बचेंगे, क्योंकि वो निकाल लिया तो उसका प्रतिस्थापन नहीं करना है। और निकालने कितने पत्ते हैं? 2 पत्ते निकाल रहे हैं। तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। पहले तो ये बताओ कुल पत्ते कितने हैं? क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हमारे पास है 52। ठीक है, तो पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता और दूसरा भी काला होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, पहला पत्ता काला होने की प्रायिकता। तो मुझे ये बताओ कि काले पत्ते होते कितने हैं? 26 होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 26 रेड कलर के होते हैं और 26 ब्लैक कलर के होते हैं। तो काले पत्ते हमारे पास है कितने? 26 है, और टोटल कितने हैं? 52। तो ये प्रायिकता आएगी 1/2। अब यदि प्रतिस्थापन ना हो तो दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता। अभी आपको पता है कि पहले पत्ते कितने थे काले? 26, पर एक काला निकल गया तो अब कितने बचेंगे? 25। और अब कुल कितने हैं? 51 है, क्योंकि एक पत्ता कम हो गया ना, तो 51 है। अब ध्यान से देखो, ये तो आपने अलग अलग प्रायिकता निकाली है, लेकिन उसने बोला कि 2 पत्ते आपको निकालने एक साथ है। तो अब मैं लिखूंगा, अब देखना, अतः 2 पत्तों के काला होने की प्रायिकता। तो आपने अभी गुणन नियम पढ़ा, इनको गुणा करना है। 1/2 गुणा 25/51, तो ये आएगा 25/102, है ना। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है? ये सेकंड नंबर था। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, और पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी में इनके शब्दों का खेल है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो इसमें संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के निकालना है। कुछ एक बॉक्स है, उसमें कुछ संतरे पड़े हैं, तो उनमें से आपको 3 संतरे निकालने हैं। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो, तीनों अच्छे संतरे निकालने, इसका मतलब ये हुआ उसमें कुछ संतरे खराब भी है, तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। सिंपल बात यही है भाई, हम भी खरीदेंगे तो जो अगर अच्छी चीज़ होगी वही खरीदेंगे, खराब थोड़ी खरीदेंगे। तो स्वीकृत, खरीदना या बेचना स्वीकृत कब होता है? जब वो चीज़ डिफेक्टेड ना हो, सही होनी चाहिए वो, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। इसका मतलब अगर वो खराब है तो अस्वीकृत करेंगे, मतलब वो खरीदेंगे नहीं या बेचेंगे नहीं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, कुल कितने संतरे हैं? तो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। कुल संतरे कितने हैं? कुल संतरे कितने हैं? 15। उसमें से खराब कितने हैं? खराब संतरे वो 3 हैं। तो अच्छे संतरे, अच्छे संतरे कितने बचेंगे? अच्छे बचेंगे 12। अब ध्यान से देखो, आगे लिखा हुआ है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको 3 संतरे अच्छे निकालने हैं, 3 संतरे अच्छे निकालने, उनकी प्रायिकता पूछी है। ध्यान से देखना, इस बार मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। मुझे ये बताओ, 3 संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता यही है, तभी तो वो स्वीकृत होंगे ना। अगर खराब है तो थोड़ी स्वीकृत होंगे। के अच्छे होने की प्रायिकता जब निकाले गए संतरों का प्रतिस्थापन ना हो,
इसने बोला है कि प्रतिस्थापन नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। पहला जो संतरा अच्छा होना चाहिए उसकी प्रायिकता कितनी बताइए। अच्छे संतरे कितने हैं 12 और कुल कितने हैं 15। तो पहला जो संतरा उसके निकालने की प्रायिकता कितनी होगी 12/15। उसके बाद में मुझे बताओ दूसरा भी संतरा अच्छा होना चाहिए, तो बच गए कितने अच्छे संतरे 11। तो अब बताइए कुल कितने बचेंगे 14। बात समझ आ रही है बिल्कुल एकदम सही से। पहले 12 संतरे हमारे पास अच्छे हैं, कुल कितने हैं 15। फिर निकालना दूसरा भी अच्छा ही होना चाहिए, तो फिर दूसरे अच्छे निकालने के लिए हमारे पास अब बचे कितने अच्छे 11, और वैसे कुल कितने बचे हैं 14। इसी प्रकार अगर और एक संतरा निकालना है तो अब अच्छे कितने बचे हैं 10, और अब कुल कितने बचे हैं 13। इन सभी को गुणा करके लिखना आपको है ना, फाइनली इन सभी को गुणा करना है। देखिए 12 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 132, तो 10 से गुणा करेंगे तो 0 लगा दो। 15 को चलो 14 और 13 को गुणा करते हैं तो ये आएगा, या आप इनको गुणा कर लो तो 4 3 12 182 आएगा, और गुणा 15 1320, और 15 को यहाँ गुणा करेंगे 0 3 हासिल आ गई 15 8 120, 120 और 3 123 हासिल 12 और फिर 27। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, तो 132/273 ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी 3 संतरों के स्वीकृत होने की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक के लिए देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सर। और एक चीज़ ये है कि आप इसे है ना इस वीडियो को शेयर किया करो है ना, जो लोग देखते हैं वो शेयर किया करो और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे भेजा करो ताकि कुछ बच्चों को हेल्प मिल सके। धन्यवाद।